वेलकम टू साइंस जोन इन बायोलॉजी क्लासेस बाय रूपेश कुमार। बाबू, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो जनन की क्रिया होती है वो जीवों में कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो अलैंगिक जनन की दूसरी प्रक्रिया है, यानी अलैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, तो उसमें पढ़े थे फिजन, विखंडन पढ़े थे। और विखंडन में ही एक प्रक्रिया है बाबू, विखंडन का दूसरा प्रकार है। चूँकि विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन यानी कि बहु विखंडन में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो बहु विखंडन के बारे में बताया जाता है कि विखंडन क्या है बाबू, बहु विखंडन क्या है। तो बहु विखंडन के बारे में बताया जाता है कि विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर अनेक भागों में खंडित होकर, यहाँ पे बताया जाता है कि विखंडन की वह प्रक्रिया, विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या होकर बाबू, तो खंडित होकर दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है बाबू, विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब बताया जाता है कि मल्टीपल फिजन की क्रिया किस में होती है। तो मल्टीपल फिजन की क्रिया जो होती है बाबू किस में होती है, तो यह असामान्य अवस्थाओं में होती है। किस अवस्था में होती है, तो असामान्य अवस्था में होती है। किस जीव में होती है, तो बताया जाता है कि असामान्य अवस्था में यह अमीबा एवं प्लाज्मोडियम इत्यादि जीवों में होती है। अमीबा में होती है, प्लाज्मोडियम में होती है, और बैक्टीरिया वगैरह में भी क्या होता है बाबू, तो मल्टीपल फिजन की क्रिया होती है। फर्स्ट टाइम हम आप लोग को बता चुके हैं कि अमीबा एक ऐसा जीव है, जैसे यहाँ पे ये अमीबा एक इरेगुलर शेप का जीव है। इरेगुलर शेप यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। असामान्य अवस्था में क्या करता है, तो यह अपने शरीर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अपने शरीर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। जिस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं सिस्ट लेयर। ठीक है, सिस्ट लेयर कहते हैं। अब सिस्ट लेयर के बारे में क्या बताया जाता है, सिस्ट लेयर के बाद क्या होता है बाबू, तो इसके बारे में बताया जाता है कि सिस्ट लेयर जो है यह ग्लाइकोप्रोटीन का निर्मित परत है, जो प्रकाश के प्रति भी प्रतिरोधी होता है, किसी अन्य रसायन के प्रति भी प्रतिरोधी होता है, और क्या होता है बाबू, तो किसी एंजाइम के प्रति भी प्रतिरोधी होता है। अब सिस्ट लेयर के अंदर क्या होता है बाबू, तो सिस्ट लेयर के अंदर
जैसे कि यहाँ पे सिस्ट लेयर को हम दर्शा सकते हैं। सिस्ट लेयर के अंदर इस अमीबा का शरीर अनेक खंडों में क्या हो जाता है, तो परिवर्तित हो जाता है, अनेक खंडों में परिवर्तित हो जाता है। और जब पुनः परिस्थितियाँ सामान्य होती है, जब परिस्थिति पुनः नॉर्मल होती है, तो उस स्थिति में ये जो सिस्ट लेयर होता है यह टूटता है, और सिस्ट लेयर के टूटने से क्या होता है बाबू, तो प्रत्येक खंड बाहर आते हैं, और प्रत्येक खंड बाहर आने के बाद एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सिस्ट लेयर टूटा हुआ है, और यहाँ से प्रत्येक खंड जो है बाबू क्या होंगे, तो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद क्या होगा, तो बाहर निकलने के बाद ये प्रत्येक खंड जो है नए जीव के रूप में क्या करने लगेंगे, जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो ये हो गया बाबू क्या, तो ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि संतान, ठीक है। तो इस संतान के बारे में बताया गया बाबू। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। और मल्टीपल फिजन के दौरान क्या होता है बाबू, तो सबसे पहले क्या होता है, तो बताया जाता है कि अमीबा अपने बॉडी के चारों ओर, यानी जब अमीबा असामान्य अवस्था में होता है, तो असामान्य अवस्था में अमीबा अपने बॉडी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इस प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बताया जाता है कि इसे सिस्ट लेयर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिस्ट लेयर जो है यह कैसे या किस पदार्थ का बना होता है, तो सिस्ट लेयर के बारे में बताया जाता है बाबू कि यह एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, यानी सिस्ट लेयर का निर्माण जो है, अर्थात इस सिस्ट लेयर का निर्माण किससे होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा, ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा इस सिस्ट लेयर का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अमीबा चारों ओर से एक सुरक्षित आवरण द्वारा जब घिर जाता है, तो उस सुरक्षित आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सिस्ट लेयर कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, सिस्ट लेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कहेंगे कि बहुविखंडन, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है, तो इसमें हो जाता है बाबू अमीबा, प्लाज्मोडियम जो कि मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, और सम बैक्टीरिया कुछ जीवाणु वगैरह, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बाबू, तो इनमें जनन की क्रिया जो होती है बहुविखंडन के द्वारा होती है। किसमें किसमें, तो अमीबा में होती है, प्लाज्मोडियम में होती है, और कुछ जीवाणुओं इत्यादि में इस विधि द्वारा अर्थात मल्टीपल फिजन के द्वारा जनन की क्रिया होती है। अब हम लोग देखेंगे बाबू अलैंगिक जनन की दूसरी विधि, जिसको हम कल बताए थे, यानी इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे। क्या बाबू, तो विखंडन। विखंडन के बाद हम लोग देखेंगे मुकुलन के बारे में। किसके बारे में, मुकुलन के बारे में, ठीक है बाबू। तो मुकुलन क्या होता है वो देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे मुकुलन के बारे में बताया गया बाबू कि मुकुलन क्या है। तो मुकुलन के बारे में बता दिया गया कि मुकुलन जो है अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें जीव शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार बनता है, जिसे बड या मुकुल कहते हैं, जो विकसित होकर नए जीव की उत्पत्ति करता है। मुकुलन क्या है बाबू? तो यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार बनता है और वह उभार धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होकर नए जीव के रूप में जीवन व्यतीत करने लगता है। ठीक है बाबू। तो अब मुकुलन के बारे में यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मुकुलन क्या है, तो इसमें आप लोग परिभाषा देख सकते हैं कि मुकुलन का परिभाषा क्या लिखा गया है। अब यहाँ पे बताया जाता है ना बाबू कि ये जो बडिंग की क्रिया है यह दो प्रकार की होती है। मुकुलन की क्रिया दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की क्या क्या मतलब कहेंगे कि ये मुकुलन की क्रिया होती है? तो एक होता है बाबू इंडोजीनस बडिंग, एक होता है इंडोजीनस बडिंग, इंडोजीनस बडिंग, और एक होता है बाबू एक्सोजीनस बडिंग। एक इंडोजीनस बडिंग और एक्सोजीनस बडिंग। इंडोजीनस बडिंग का मतलब कि जीव शरीर के अंदर से मुकुल का निर्माण होता है, और एक्सोजीनस का मतलब बाबू जीव शरीर के ऊपरी सतह पर कहेंगे कि बड का निर्माण होता है। ठीक है बाबू। तो इंडोजीनस बडिंग किसे कहते हैं? तो जनन की यह क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जनन की यह क्रिया किस में होती है बाबू? तो ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में होती है। ठीक है। अब ईस्ट में क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए बाबू कि ईस्ट में जनन की क्रिया कैसे होती है। तो ईस्ट में जनन की क्रिया के लिए बताया जाता है, मान चलिए कि एक कोशिकिया होते हैं ईस्ट भी, ये हो गया ईस्ट, जिसमें एक केंद्रक हो गया बाबू। अब क्या होता है? तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ये हो गया बाबू क्या? तो न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। केंद्रक हो गया। अब क्या होता है? तो केंद्रक पहले विभाजित होता है। केंद्रक पहले विभाजित होता है, यानी इस केंद्रक में क्या होता है? तो एक छोटा सा उभार बनता है। यहाँ पे एक छोटा सा उभार बनेगा बाबू, और यह उभार धीरे धीरे बड़ा होता है, अलग होता है। इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं और यह केंद्रक आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है। केंद्रक जो है आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अंततः क्या होता है? तो ये जीव शरीर के अंतिम हिस्से पर जाता है। अंतिम हिस्से यानी यहाँ पे आता है, और जब यहाँ पे आता है अंतिम हिस्से पर आता है तो इसमें एक छोटा सा उभार ऐसे बनने लगता है। एक छोटा सा उभार बनने लगता है, और यही उभार जो है एक नए ईस्ट के रूप में क्या हो जाता है? तो अलग हो जाता है। इसको नाम रख दिया जाता है क्या बाबू? तो ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग यानी नया संतान। क्या नाम रख दिया गया? नया संतान। ठीक है बाबू। तो ये हो गया ईस्ट में मुकुलन की क्रिया। किसमें बाबू? ईस्ट में। जिसमें देख रहे हैं कि जो केंद्रक है वह धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के बाद उसमें छोटा सा उभार बना, और वही उभार क्या हो जाता है? तो अलग हो जाता है केंद्रक से, और केंद्रक से अलग होने के बाद एक नया केंद्रक बना देता है, जो कहेंगे कि सेल के अंतिम हिस्से पर जाता है, यानी झिल्ली के पास जाता है, बाहर की ओर उभरने लगता है, और उभरने के बाद थोड़े से कोशिका द्रव्य को लेकर क्या हो जाता है? तो अलग हो जाता है। यहाँ पे इसमें जो तरल पदार्थ भरा होगा वो कोशिका द्रव्य होगा। ये साइटोप्लाज्म हो गया, और इसी में से थोड़े से साइटोप्लाज्म को लेकर क्या हो जाता है? तो यह अलग हो जाता है। ठीक है। केंद्रक जो है थोड़े से साइटोप्लाज्म को लेकर अलग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इसी को हम लोग कहते हैं कहेंगे कि अंतर्जात मुकुलन, यानी कि इंडोजीनस बडिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू कि एक्सोजीनस बडिंग क्या होता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सोजीनस बडिंग यानी बहिर्जात मुकुलन। इसमें क्या होता है? तो जीव शरीर के ऊपरी हिस्से पर, जैसे कि ये हाइड्रा है, हाइड्रा में आप लोग को दिख रहा है कि हाइड्रा में क्या होता है? तो इस हाइड्रा में आप लोग को दिख रहा है कि जीव शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा उभार बनता है। जीव शरीर के ऊपरी हिस्से पर क्या बनता है बाबू?
तो एक छोटा सा उभार बनता है। यह उभार जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो उभार दिख रहा है आप लोगों को, यह धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के बाद ये पैरेंटल बॉडी हो गया, इसको हम लोग कहेंगे पैरेंटल बॉडी, पैरेंटल बॉडी। जनक शरीर हो गया। अब इस जनक शरीर में क्या होता है, तो एक छोटा सा उभार बनता है, जिस उभार को हम लोग बड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो बड होता है बाबू, यह धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद ये पैरेंटल बॉडी से टूटकर अलग हो जाता है और अलग होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी एक नए जीव के रूप में, न्यू ऑर्गेनिज्म एक नए जीव के रूप में जीवन व्यतीत करने लगता है। तो ये हो गया क्या बाबू, तो मुकुलन। ठीक है। अब इस मुकुलन के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो बताया जाता है कि जो एक्सोजीनस बडिंग होता है वह हाइड्रा में होता है। किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे हम लोग इसके बाद देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यानी खंडन क्या होता है। ठीक है। तो खंडन के बारे में बताया जाता है, ध्यान दीजिए बाबू, खंडन किसे कहते हैं, तो खंडन के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन हम लिख चुके हैं कि फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं बाबू, तो बताया जाता है कि यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर नए जीवों की उत्पत्ति करता है। ठीक है बाबू। तो यह भी अलैंगिक जनन की ही एक प्रक्रिया है। फ्रेगमेंटेशन भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। जनन की इस क्रिया में क्या होता है बाबू, तो पुराने बॉडी जो होता है यानी पुराने शरीर का क्या हो जाता है बाबू, क्षय होता है। पुराने शरीर का क्षय होता है एवं नए जीव का क्या होता है बाबू, तो निर्माण होता है। फिर कह रहा है कि जनन की यह क्रिया किस में होती है बाबू, तो जनन की क्रिया जो होती है यह हाइड्रा में होती है और इस शैवाल में होती है। यह क्रिया हाइड्रा और कुछ शैवाल, हाइड्रा और ये शैवाल में होती है यह जनन की क्रिया। तो यहाँ पे बता चुके हैं हम आप लोगों की खंडन क्या होता है। ठीक है बाबू। खंडन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन। ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है बाबू। तो रीजनरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रीजनरेशन के बारे में देखिए कि रीजनरेशन के बारे में क्या बताया जाता है। ठीक है बाबू। अब देखिए रीजनरेशन के बारे में ध्यान दीजिए बाबू। इसमें आप लोगों ने लिखा, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में बताया गया कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर किसी कारणवश अनेक भागों में खंडित होकर नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है। रीजनरेशन यानी दोबारा जन्म लेना, यानी अगर किसी भी कारणवश उनका शरीर अनेक भागों में खंडित हो गया तो प्रत्येक खंड जो होगा नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। तो उसी क्रिया को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। और रीजनरेशन की क्रिया जो होती है किसमें होती है बाबू, तो हाइड्रा और ईस्ट तथा स्पॉन्ज में होती है। हाइड्रा, ईस्ट और स्पॉन्ज में होती है। बताया जा रहा है कि रीजनरेशन क्रिया का खोज जो है किसने किया था, तो विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसमें किया था बाबू, तो फर्स्ट टाइम जो है स्पॉन्ज में रीजनरेशन की क्रिया की खोज हुई थी। इसके बाद बाबू हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है बीजाणु जनन। क्या कहा जाता है बाबू, तो बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन के बारे में क्या बताया जाता है बाबू, तो बीजाणु जनन के बारे में यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि आखिर बीजाणु जनन में होता क्या है। ठीक है बाबू।
तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो बीजाणु जनन के। अब देखिए बाबू, इस स्पोर फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले बाबू हम लोग देखेंगे स्पोर्स के बारे में कि स्पोर्स क्या होते हैं, यानी बीजाणु किसे कहते हैं, जो कि इसका पूरा नाम मतलब इसका हिंदी होता है स्पोर फॉर्मेशन का बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में बाबू, तो बीजाणु के बारे में। आखिर बीजाणु होता क्या है, ठीक है, स्पोर्स किसे कहते हैं। तो बताया जाता है बाबू कि समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित द्विगुणित रचनाओं को, समसूत्र विभाजन द्वारा निर्मित द्विगुणित रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित वह कोशिकीय रचना जिसमें नए जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित वह कोशिकीय रचना जिसमें नए जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे स्पोर्स कहते हैं। एवं स्पोर के बनने की क्रिया को, स्पोर्स के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, तो स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, यानी बीजाणु जनन कहते हैं। बताया जाता है बाबू कि बीजाणु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इतना जान लीजिए बाबू कि इस स्पोर का निर्माण किस रचना के अंतर्गत होता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है बाबू, तो बताया जाता है कि इस स्पोर्स का निर्माण जो है, स्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है बाबू, तो स्पोरेंजियम में होता है। कहाँ होता है, तो स्पोरेंजियम में होता है। स्पोर का निर्माण स्पोरेंजियम में होता है, यानी बीजाणुधानी में होता है। इसका हिंदी होता है बीजाणुधानी, ठीक है। स्पोर का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। अब बताया जाता है ना बाबू कि ये जो स्पोर होता है यह दो प्रकार का होता है। स्पोर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाबू जू स्पोर्स, और एक होता है बाबू ए प्लानोस्पोर। जू स्पोर और ए प्लानोस्पोर। जू स्पोर किसे कहते हैं बाबू, तो जू स्पोर को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु। क्या कहते हैं बाबू, चल बीजाणु। यानी कि जो गतिशील हो, क्या हो बाबू, जो गतिशील हो। तो गतिशील जीवाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो चल बीजाणु के नाम से जानते हैं। चल बीजाणु के बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण जो होता है कहाँ होता है बाबू, तो इसका निर्माण जो होता है जू स्पोरेंजियम में होता है। जू स्पोरेंजियम, ठीक है ना। जू स्पोरेंजियम में चल बीजाणु का निर्माण होता है। अब बताया जाता है बाबू कि चल बीजाणु का निर्माण किस किस जीव में होता है, तो शैवालों में होता है। किस में होता है, तो शैवालों में होता है। शैवालों में सामान्य परिस्थितियों में जू स्पोर का निर्माण होता है। और किस किस शैवाल में जू स्पोर का निर्माण होता है, तो सबसे पहले ये इतना जान लीजिए कि यूलोथ्रिक्स होता है। इस जू स्पोर का निर्माण जो है, यानी चल बीजाणु का निर्माण किस में होता है, तो यूलोथ्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा और किस में होता है, तो क्लेमाइडोमोनास, और एक और होता है ओइडोगोनियम। तो बाबू ये कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, ये सब क्या है, तो बाबू ये सब एल्गी है। क्या है, तो एल्गी है।
सवाल है क्या, जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ओडोगोनियम, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें क्या होता है बाबू, तो मूवेबल स्पोर्स का निर्माण होता है जिसे जू स्पोर्स कहते हैं। और जू स्पोर्स या स्पोर्स के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि स्पोर्स किसे कहते हैं, तो समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित वह कोशिकीय रचना जिसमें नए जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है उसे स्पोर्स कहते हैं, या समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित द्विगुणित रचनाओं को स्पोर्स कहते हैं। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे है ए प्लानोस्पोर यानी अचल बीजाणु। कौन सा बीजाणु बाबू, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, अचल बीजाणु किसको कहते हैं, तो वह बीजाणु जो अगतिशील होता है। क्या होता है बाबू, तो अगतिशील होता है, उस बीजाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो ए प्लानोस्पोर कहते हैं। और ए प्लानोस्पोर का निर्माण जो होता है किस में होता है बाबू, तो स्पाइरोगाइरा में होता है। किस में होता है, तो स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है बाबू, तो ए प्लानोस्पोर का निर्माण होता है, यानी अचल बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ देता है बाबू कि पेनिसिलियम नोटेटम यानी पेनिसिलियम में जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है। पेनिसिलियम में जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो बाबू पेनिसिलियम में जनन की क्रिया जो होती है वह भी स्पोर के द्वारा होती है, जिसको हम लोग कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो कोनिडिया कहते हैं। और कोनिडिया क्या है बाबू, तो कोनिडिया एक प्रकार का अगतिशील बीजाणु है, यानी इमूवेबल स्पोर्स है। ठीक है, तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए बाबू कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो अभी हम बता चुके हैं कि स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखें कि आखिर स्पोर क्या होता है, बीजाणु क्या होता है। तो बीजाणु के बारे में बताया जा चुका कि समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित वह कोशिकीय रचना जिसमें नए जीवों को जन्म देने की क्षमता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे स्पोर्स कहते हैं। और स्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है, तो स्पोर का निर्माण जो है स्पोरेंजियम के अंदर होता है, यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है या गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। और स्पोर की बात करें तो स्पोर दो प्रकार का हो गया, एक हो गया गतिशील बीजाणु और एक अगतिशील बीजाणु। तो गतिशील बीजाणु को हम लोग जू स्पोर कहते हैं और अगतिशील बीजाणु को हम लोग ए प्लानोस्पोर कहते हैं। बताया गया कि चल बीजाणु का निर्माण जो है जू स्पोरेंजियम में होता है और जो चल बीजाणु होते हैं वे गतिशील होते हैं। और किस किस जीव में कहेंगे कि जू स्पोर का निर्माण होता है, तो यूलोथ्रिक्स में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है और ओडोगोनियम में होता है। ठीक है बाबू। और इस सब क्या है, तो ये सब शैवाल की प्रजातियां हैं। शैवाल की क्या है बाबू, तो प्रजातियां हैं। ए प्लानोस्पोर जिसको हिंदी में लिखा जाता है अचल बीजाणु। तो अचल बीजाणु किसको कहते हैं, तो वे बीजाणु जो गतिहीन होते हैं। वे बीजाणु जो क्या होते हैं, गतिहीन होते हैं, अर्थात इमूवेबल होते हैं। वैसे बीजाणु को हम लोग अचल बीजाणु कहते हैं। और अचल बीजाणु का निर्माण जो होता है स्पाइरोगाइरा में होता है। किस में होता है, तो स्पाइरोगाइरा में होता है। क्वेश्चन एक पूछ देता है कि पेनिसिलियम में जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो पेनिसिलियम में जनन की क्रिया जो होती है किसके द्वारा होती है बाबू, तो कोनिडिया के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोगों का सेशन, जिसमें हम आप लोगों को बताएं कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ जीवों में पाई जाती है। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे बाबू कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में देखने के लिए इसको सही तरीके से जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। और ये वीडियो कैसा लगा बाबू, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।